सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, पाकिस्तान का सस्ता ड्रोन हमला आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम है, जो कि आप दोपहर को 2:30 बजे देखते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर हम दुनिया भर की बड़ी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं आसान ज़बान में। दोस्तों, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सीज़ फायर को कैंसिल कर दिया। यानी पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच में अब मतलब खतरनाक वाला युद्ध वाला माहौल हो गया है, जंग का माहौल हो गया है। आपको बता दूं कि इमरान खान सरकार ने न इनकी बात मानी, न इन्होंने उनकी बात मानी। अब मामला बिल्कुल जंग वाला हो चुका है। टीटीपी ने बड़े बड़े हथियारों को उठा लिया और पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी बीच में आपको बता दूं कि पाकिस्तान सरकार को पता था कि ऐसे हमले, आतंकी हमले अब ये टीटीपी ज़रूर करेगा। तो अब उनसे बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सोचा चलो हम अपना ड्रोन स्ट्राइक कर देते हैं। अब पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक किया। ड्रोन स्ट्राइक पूरी तरह से फेल हो गया। आपको बता दूं, टीटीपी के मौलवी फ़ाकिर मोहम्मद नाम का ये जो शख्स है, उसके घर पर, रिहाइश पर, जहाँ पर वो रहता है, उस पर ड्रोन अटैक किया गया। जो कि ड्रोन अटैक क्योंकि चाइना का ड्रोन था ना, समझ रहे हो आप समझ रहे हो, चाइना का ड्रोन था है। और ससुरा ड्रोन से मिसाइल जो फायर हुआ वो मिसाइल फूटा नहीं। माफ कीजिएगा, वो मिसाइल जो है फूटा नहीं। छत टूट गई घर की, लेकिन मिसाइल फटी नहीं। और जो है वो भाई साहब जो है बड़े आराम से गाड़ी में बैठ के फोटो में पोज दे के निकल लिए हैं। गजब बेइज्जती है। बहरहाल, इसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान के इस सस्ते ड्रोन अटैक का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के इस स्ट्राइक के बारे में सारी दुनिया, रॉयटर्स पे भी ये खबर आ चुकी है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आपको लगा रहा हूँ। आपको बता दूं कि ये ड्रोन अटैक काफ़ी प्लान करके किया गया था और ये पूरी तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान का फेल हो गया है और मजाक बनकर रह गया है। दोस्तों, इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि आंख बंद करके चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी ड्रोन के नाम पर पकड़ा बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। पकड़ा देता है भाई, ये ड्रोन है। और पता है होता क्या, ऐसा होता है, बताइए। ये इनके स्ट्राइक हैं। खैर, इसीलिए अपने चीन को छोड़ो, अपने दोस्त पर भी भरोसा मत करना इस मामले में। तो चले चीन पर भरोसा करने। दोस्तों, रमना मंदिर जो है, पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में, ये रमना मंदिर था, जंग के दौरान इसको तोड़ दिया था। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तोड़ दिया था। अब उसको दोबारा बनाया गया है और उसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश की मदद के लिए भारत प्रतिबद्ध है, यानी वो उसकी जिम्मेदारी है। उस मंदिर का उद्घाटन भी भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। दोस्तों, इसके बाद अब चलता हूं आपको तुर्की लेके। तुर्की का जो करेंसी है इस वक्त बहुत जो है बुरा हाल है, डाउन है। ऐसे में तुर्की ने बड़ा स्टेप लिया है और पूरी दुनिया को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। तुर्की ने क्या किया है, तुर्की ने अपने काम करने वाले लोगों की, कर्मचारियों की तनख्वाह को डबल कर दिया है। जी हाँ, तनख्वाह को डबल कर दिया है। यानी न्यूनतम जो बताया गया है, जैसे कि किसी की 30,000 तनख्वाह है तो 30,000 से नीचे नहीं हो सकती है। तो अब उसको कह दिया है कि नहीं, 30 नहीं, 60,000 से नीचे नहीं हो सकती है किसी की सैलरी, 60,000 से नीचे। क्योंकि वहाँ पर जो श्रमिक हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो नौकरी करने वाले हैं, बिजनेसमैन तो छोड़ दीजिए। तो उनको आम चीज़ें, जो नॉर्मल दिनों में चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो भी ख़रीदने में दिक्कत है। क्योंकि गरीबी इस वक्त अचानक से वहाँ से तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में तुर्की की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इतना ही नहीं, ब्याज दरों में अपने रेट्स को भी, ब्याज दर को भी कम किया है। कई मात्रा, मतलब 2 से 5% जो है घटाया भी है ब्याज दर, जिससे लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो सके। दोस्तों, अब चलते हैं चीन पर लग गई है बड़ी पाबंदी। अमेरिकी सांसद ने सीधा चीन पर पाबंदी लगा दी है। उन प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है जिन प्रोडक्ट्स को वीगर मुसलमानों के द्वारा ज़बरदस्ती प्रेशर करके और ज़बरदस्ती उनको मार पीट कर मजदूरों से बनवाता है।
चीन उनको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और उन कंपनीज पर और उन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से अब अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। दोस्तों अब ले चलूंगा आपको सऊदी अरब। सऊदी अरब के बेताज बादशाह बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ दोस्तों, बता दूं इनके वालिद किंग सलमान इस वक्त काफी ज्यादा बीमार हैं। 86 साल उनकी उम्र हो चुकी है और अब वो बिस्तर पर हैं, हालात गंभीर हैं और काफ़ी समय से उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान अनऑफिशियली, मतलब बेटे हैं तो कर रहे हैं, उनके बाप के नाम पर सारे काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है ऑफिशियली उन्होंने सिग्नेचर करना शुरू कर दिया है। काम काज ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पे भी अब ये लिखित में हो गया है कि हाँ जी बिन सलमान जो हैं अब जो है ये किंग का काम करेंगे और बेताज बादशाह बन चुके हैं। ये ऐसे प्रिंस हैं जिनके सर पर क्राउन नहीं है लेकिन प्रिंस हैं। इस खबर को सारी दुनिया ने छाप दिया है और तेज़ी से मोहम्मद बिन सलमान को ये देखा जा रहा है कि अब वो अपने वालिद की जगह पर ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उनके पिता करते थे, लेकिन उनके काम का तरीका अलग है। उनके वालिद जो थे वो थोड़ा उनके काम का तरीका अलग था, इनका थोड़ा मॉडर्न टाइप का है। ये कहते हैं कि कट्टरवाद नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के अंदर कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। अब ये जो सरकार है, ये अभी की जो सरकार है, इसी सरकार ने हकीकत है मुसलमानों के ईमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब भले ही पूरी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो और मुसलमानों का बेताज बादशाह बनता हो, लेकिन इस सरकार ने कई सारे ऐसे काम कर दिए हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा है। दोस्तों इसी सऊदी अरब में उसी नबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क में नचनियाँ बुलाई जाती हैं, हॉलीवुड के स्टार्स बुलाए जाते हैं, चड्डी बनियान में उनको नचाया जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के और दुनिया भर के मुसलमान इसको चुपचाप देखते हैं और अगल बगल जाग के चुप हो जाते हैं। लेकिन उनके फ़ैन जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको ये चीज़ नहीं दिखती है और ना वो जुमे में कभी इस बात का जिक्र करते हैं। मज़े की बात यह है कि तारीफ़ तो ज़रूर करते हैं लेकिन कमी नहीं गिनाते। देखो भाई साहब, उन्होंने ये काम अच्छा किया लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए था। बहरहाल सऊदी अरब के ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, इनका अलग ही लॉजिक है, इनके काम करने का तरीका अलग है, ये काफ़ी मॉडर्न है और मॉडर्निटी के नाम पे आजकल क्या हो रहा है समाज में आपको मालूम है। बहरहाल अब ये क्लियर हो गया है कि मोहम्मद बिन सलमान अब बेताज बादशाह बन चुके हैं। अब ये खुद से अपने लिए और किसी के लिए भी फैसला ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको चलूंगा रूस की तरफ। रूस से नाटो के देशों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि यूक्रेन के साथ अपने तनाव को जल्द से जल्द कम कर ले। जी हाँ, पहले तो ये नाटो के देश और अमेरिका धमकी दे रहे थे, लेकिन अब अपनी हलक की आवाज़ को दबाते हुए, ज़बान को थोड़ा कंट्रोल में करते हुए उन्होंने पुतिन से ये रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा टेंशन को कम कर लीजिए। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तानाशाही और अजीबोगरीब फरमान आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन इन्होंने एक और अजीब फरमान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 11 दिन तक कोई नहीं हंसेगा। अगर कोई हंसा तो आपको पता है कि ये क्या करवाते हैं, सीधा ख़त्म, खल्लास, ख़त्म, चलो टाटा बाय बाय, ये वाला हिसाब करवा देते हैं। और ये क्यों कहा है इन्होंने, पहली बात बता दूं कि पाबंदियाँ क्या हैं 11 दिन तक। जी कोई हंस नहीं सकता, खुशी नहीं मना सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, सारे शॉपिंग मॉल और दुकानें बंद रहेंगी क्योंकि 11 दिन बाद उनके बाप की 10वीं बरसी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं आगे। इसी के साथ अब मैं आपको ले जाऊंगा जापान में भीषण आग लगी, खतरनाक आग लगी, जिसमें मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो गई झुलसकर और कम से कम 20 बुरी तरह से घायल हैं। जापान के ओसाका शहर के एक इमारत में यह आग लगी और जब आग लगी तो झुलस के तो लोग मरे ही, लेकिन आपको बता दूं 27 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। कुछ भी हो सकता है दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब आपको इस रिपोर्ट में बता रहा हूं। ओआईसी की 3 दिन में मीटिंग है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान 40 साल बाद ओआईसी की मीटिंग को लीड कर रहा है और अब प्रोटोकॉल्स काफ़ी अलग लेवल के दिखाए गए हैं। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तैयारियां भी बड़े ज़ोरों शोरों से है। आपको बता दूं कि इसमें तालिबान को भी पाकिस्तान सरकार ने इनवाइट किया है। और अब अजीब बात आपको बता रहा हूं कि जिस टाइम ये मीटिंग चलेगी
उस दौरान, उस ड्यूरेशन में इस्लामाबाद के सभी नेटवर्क, सभी मोबाइल सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह से फ़ोन सर्विस बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के ज़रिए उनके रास्ते से अफ़गानिस्तान मदद पहुंचाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान मदद पहुंचाने के बीच में एक बड़ी मुसीबत और आड़ बना हुआ है। दुनिया के सामने अफ़गानिस्तान के लिए मदद मांग रहा है और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि भारत से जो जा रही है गेहूं, आटे की इस तरह की जो मदद जा रही है, उसको भारत के ट्रक से जाने नहीं दे रहा। वो चाहता है कि वाघा बॉर्डर पर ये सारा सामान वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जो भारत के ट्रक हैं उस सामान को अनलोड करें और पाकिस्तानी ट्रक के अंदर वहाँ सामान रखा जाए, फिर वो अफ़गानिस्तान जाए। इसमें दो चीज़ें हैं। अब ये इंडियन मीडिया कह रहा है और इंडिया के जो बड़े बड़े दिमाग वाले हैं वो कह रहे हैं। देखिए, मैं दैनिक भास्कर का आपको प्रूफ लगा रहा हूँ। अब ये पाकिस्तान का तो कहना नहीं है, पाकिस्तान तो ये नहीं कह रहा उनकी क्या मंशा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी को लेके कह रहा है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी को देख रहे हैं, लेकिन भारत का इल्ज़ाम अब ये है कि ये जो है हमारे गेहूं और हमारी महंगी जो दवाइयां हैं उनको रास्ते से चुराना चाहता है, कुछ कम करना चाहता है। बहरहाल, इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं यूक्रेन। यूक्रेन के एनवॉय ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में हम जेरूसलम को इजराइल की राजधानी एक्सेप्ट करने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त आई हुई हैं भारत। जी हाँ, और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करी और बात तो बहुत सारी है, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि इन्होंने ऐलान किया है, कहा है कि अगर भारत को और भी रफ़ाइल की ज़रूरत होगी तो भारत को और भी रफ़ाइल ये देंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह पर, किसी भी मुद्दे पर हर तरह से बात करने के लिए सऊदी अरब तैयार है। ईरान के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए सऊदी अरब हर तरह से तैयार है। मैं कहना चाहता हूं उन सभी भारत और पाकिस्तान के लोगों से कि दिलों में ये जो ग्रुपबाजी तुम लोग ये चल रही है, ये जो शिया सुन्नी का जहर तुम्हारे दिलों में है, इसको ख़त्म करो। जो लोग सऊदी अरब को अपना सब कुछ मानते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब आपके पिताजी भी जो है, समझिए इस बात को, आपके जो आप जिनके एकदम आँख बंद कर अपना माई बाप समझते हैं, वो भी ईरान के साथ संबंधों को ठीक कर रहे हैं और ये अच्छा कदम है, ये बेहतरीन कदम है। जब तक आप सब एक नहीं होगे तब तक आप एक ताकत नहीं बन पाओगे, और जब तक आप एक ताकत नहीं बन पाओगे तब तक आपके ऊपर हो रहे जुल्म बंद नहीं होंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ यमन और सऊदी अरब की जंग जारी है। आपको बता दूं कि यमन सऊदी अरब पर काफ़ी भारी पड़ रहा है और यमन ने ड्रोन हमले कई करे हैं। ऐसे में कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जिसमें यह बात क्लियर है कि सऊदी अरब के अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए यमन ने कई बार ऐसे हमले किए हैं जिससे सऊदी अरब हिल कर रह गया है। आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यमन मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि बड़ा कांड हो गया है। सऊदी अरब के किंग खालिद जो है एयरपोर्ट है, उस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम बेकार रहा, जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब ने अमेरिका से खरीदा। सऊदी अरब के ऊपर किए गए हमले यमन के प्रवक्ता ने बताया और जर्नल ने बताया कि हमले इसलिए किए गए क्योंकि सऊदी अरब के हमले यमन के ऊपर तेज़ हो गए हैं और यमन के नागरिकों की मौत के ये बदले में ये काम किया गया है और इसी तरह से हमारे हमले जारी रहेंगे। जर्नल ने यह भी कहा कि जिस तरह से हमारी सेना यानी यमन की सेना सऊदी अरब के हवाई एरिया में बड़े आराम से घुसकर हमले करके हमारे ड्रोन सफलतापूर्वक वापस आ रहे हैं, इसी में ही सऊदी अरब की एक बड़ी हार है। यमनी सेना के प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि अगर सऊदी अरब ने अपने हमलों को यमन पर नहीं रोका तो हमारे पास और भी खतरनाक मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके सऊदी अरब को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम सऊदी अरब के लोगों को नहीं, सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे और पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि यमन और सऊदी अरब के बीच की झड़पें जो हैं काफ़ी तेज़ हो रही हैं और आपको बता दूं कि कभी भी यमन भी हमला करता है, सऊदी अरब भी। दुआ है कि दोनों देश अब शांति से
मिल बैठ कर बात कर लें। दोस्तों अब आपको लेकर चलूंगा अफगानिस्तान के परवान इलाके में 3 धमाके हुए। जी हाँ, ये माइन ब्लास्ट थे और इस धमाके में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। आपको बता दूं कि अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कितने लोग एग्जैक्ट मारे गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोस्तों तालिबान सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तालिबान के पास पैसे नहीं है, ऊपर से उन्होंने महिलाओं पर पाबंदी लगाई हुई और महिलाएं सड़क पर उतर के जोरदार प्रदर्शन एक बार फिर से कर रही हैं। तालिबान की बंदूक के सामने खड़े होकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमें काम की आज़ादी दें, हमें अपने तरीके से जीने की आज़ादी दें, हमें नौकरी करने की आज़ादी दें, हमें पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की आज़ादी दें। महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए बड़ी बात कह दी है। प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने कहा कि तालिबान को मान्यता देना ऐसा है जैसे आतंकी को मान्यता देना। महिलाओं का यह भी नारा था कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए जाएं। दोस्तों देखिए वीडियो। عظیم بحرانی که فعلا افغانستان فرا گرفتن جای بده داریم کم تماشا میکنن. سازمان ملل چرا خاموشی اختیار کرده؟ شرم از براتون. واقعا جای تاسف است که مردم افغانستان از فقر دچار مرگ شده. داریم مرگ दोस्तों आप जो है फिश कैसे पकड़ते हैं? नेट फेंक कर या किसी भी दूसरे तरीके से। लेकिन क्या आपने सोचा है अगर आप तालिबानी हो तो आपको मछली कैसे पकड़नी होगी? आप मछली कैसे पकड़ोगे? अरे ससुरे ग्रेनेड मार रहे हैं समुंदर में ग्रेनेड मार रहे हैं। मछली, जहां मछली पे शक है कि यहाँ मछली है, फटाक से वहां बम मारा जा रहा है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। फॉर फन देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने पहली बार अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई है। जी हां, तालिबान के लिए एक बड़ी मदद, यानी अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी मदद दी है कि तालिबानियों ये तुम संभाल लो और बांट दो अफगानियों को। कितनी मदद पहुंचाई है जान लीजिए। बताया गया कि 65 टन मदद, जिसमें दवाइयां ही दवाइयां हैं। इसके अलावा 1653 जो हैं फूड बास्केट्स हैं और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, कंबल है, ये सब चीज़ें, गेहूँ अनाज वनाज, ये सब चीज़ें भेजी हैं सऊदी अरब ने। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह से इजराइल के आम नागरिक जो है फिलिस्तीनियों को मार देते हैं, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए यहूदियों को इजराइल के लोगों ने निशाना बनाया, जिसमें एक इजरायली मारा गया, यहूदी मारा गया और 2 बुरी तरह से घायल हैं। अब जो उसका जनाजा था, जो यहूदी मारा गया था, उसके जनाजे में हज़ारों लोग शामिल हुए यहूदी, और इसके अलावा एक उस बंदे के मारे जाने पर सैकड़ों और हज़ारों फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। दोस्तों अगली खबर इराक से। इराक में आ गई है बाढ़। बड़ी जोरों से बारिश चल रही है, ज़बरदस्त बारिश और तूफान आया है, जिसके बाद बाढ़ में, मतलब पानी की वजह से बाढ़ में 8 लोग अब तक भारी बारिश की वजह से मारे गए हैं। दोस्तों सारी दुनिया घुमा दी। अब आपको तुर्की ना लेके जाऊं तो ये बात गलत है। एक बार फिर से आपको तुर्की लेके चलूंगा। तुर्की की ये खबर देखिए, काफ़ी बड़ी है। किस तरह से अपनी कंट्री को उभारने के लिए, गरीबी से निकालने के लिए कितनी तेज़ी से हाथ पैर चला रहे हैं एर्दोगान। अब इसी बात से समझ लीजिए। एलन मास्क से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करी है। जी हाँ, तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एलन मास्क से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में क्लियर होने वाली हैं। दोस्तों जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। कैसा लगा आपको हमारा इंटरनेशनल प्राइम टाइम? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। एक ही रिपोर्ट में दुनिया भर की खबर आसान ज़बान में। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।